सर मैं आपका रुख करूंगा और इस बीच प्रोफेसर साहब सवाल आपसे सीधा यहाँ पर ये कि क्या जो जलवायु परिवर्तन लगातार धरती पर देखने को मिल रहा है, क्या यही जलवायु परिवर्तन इसी धरती के विनाश का और इस धरती पर मौजूद जो जीवन है उसके विनाश का कारण बनेगा? देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा है आजकल, जी। क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पिछले 50 साल में करीब 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया है। और जिस प्रकार से जो मुख्य जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव तो जीवन पे पड़ता ही है। जी। और ये पूर्व में भी ऐसा रिकॉर्ड किया गया है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कि जब जलवायु बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है या बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो एक्सटिंक्शन इवेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी गति उतनी तेज नहीं होती जैसा कि हमको लगता है कि 10 साल में, 20 साल में। ये हजारों, लाखों, कई बार मिलियंस ऑफ इयर्स का मसला होता है। जी। बट हमें सजग रहने की जरूरत है, खास करके जो आपका मुख्य मुद्दा है कि अमेरिका में इतनी ऊंची सुनामी आने का, उस पे जो लेटेस्ट रिसर्चेस के डेटा आए हैं वो ज्यादातर अमेरिकन साइंटिस्ट के हैं। जी। उसमें उन्होंने कहा कि 3 प्रकार से सुनामी आने की संभावना है। जो वेस्ट कोस्ट है यूएस का, उसमें करीब 600 मील लंबी एक दरार है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म या ट्रांसकरेंट फॉल्ट कहते हैं। और ये वैंकूवर आइलैंड जो उत्तर में कनाडा में है वहां से लेकर के और दक्षिण में करीब करीब कैलिफोर्निया के पास आता है। जी। तो जी। इस जो भ्रंश है या जो फॉल्ट है, उसमें ऐसी गतियां देखी गई हैं कि उससे बड़ा हिस्सा कुछ टूट सकता है। जी। सन 1700 में एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा था जिसका रिकॉर्ड है। और पैसिफिक कोस्ट में जापान तक वो सुनामी आई थी, उसका रिकॉर्ड जापान में बहुत अच्छी तरह से है। जी। और ऐसी गणना की गई कि लगभग 500 साल बाद पुनः ये इसका पुनः सुनामी आने के लिए भ्रंश एक्टिव हो सकता है। 325 साल हो गए हैं इस समय। तो जो लेटेस्ट डेटा है उसमें वेस्ट कोस्ट के लिए ये है। और ईस्ट कोस्ट में वॉशिंगटन वगैरह जो है, वहां पे भी लार्ज लैंडस्लाइड्स जो सब मरीन है, समुद्र के नीचे लैंडस्लाइड होने से भी लार्ज स्केल सुनामी आ सकती है। जी। तो ये जो नया डेटा नेचर में एक रिसर्च पेपर छपा है उसमें जी। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। जी। और ये कहीं ना कहीं, देखिए, एक पृथ्वी की नेचुरल प्रक्रिया है बिल्कुल। जिसमें कि फॉल्ट्स एक्टिव होते हैं। और कई बार उसमें हम ये कह सकते हैं कि समटाइम्स इट इज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जिसको एक बैलेंस ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जी। कि अगर हमारे जो मुख्य रूप से जो पोलर रीजन में आइस मेल्ट होगा तो वहां पे ऊपर का भार कम होने से टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव हो सकती है। जी। तो जी। एक डायरेक्टली तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, जी। मतलब प्रोफेसर साहब, जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पर डरने की और सजग रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर विजय जी, मैं आपका रुख करूँगा और बात सर मैं आपसे करना चाहूँगा सुपर वोल्केनो को लेकर। ऐसे में सर जो सुपर वोल्केनोज हैं इनके फटने की कितनी संभावनाएं हैं और ये सुपर वोल्केनो जो हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर फटते हैं तो? ऐसा है कि वोल्केनोलॉजी में बहुत रिसर्च हो रही है। जी। और जैसा आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि वो कब फटेंगे, जी। तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फटेंगे तो हैं, उनके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट जवाब इसका वोल्केनोलॉजिस्ट ही दे पाएगा कि जी। उनमें कब तक वोल्केनो विस्फोट होने की संभावना है। जी। ठीक है। प्रोफेसर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। क्या हमारे पास कोई ऐसे संकेत हैं जो बड़े भूगर्भीय बदलावों की चेतावनी पहले से दे रहे हैं? देखिए, ये जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर होती हैं, जी। ये इनकी गति ऐसी नहीं होती कि साल 2 साल में हम उसकी भविष्यवाणी कर सके। जी। लेकिन बहुत सारे पूरे दुनिया में सेंसर्स लगाए गए हैं जहां पे कि प्लेट का मूवमेंट या पृथ्वी की जो ऊपरी छाल है उसका मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और उस जी। मूवमेंट की जो मॉनिटरिंग है उससे ऐसा लगता है कि
पूर्व के मुकाबले इस समय ज्यादा गति हो रही है। और इस गति को जब हम सैटेलाइट से मेजर करते हैं, मिलीमीटर लेवल पे मेजर करते हैं, आपको शायद पता हो कि भारत का जो भूभाग है मुख्य रूप से ये पूर्वोत्तर दिशा में लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। तो हिमालय में भी जो हमारे पास भूकंपीय घटनाएं होती हैं, उसका कारण भी यही है। और इसी तरह पूरी पृथ्वी पे एक चेन है। पैसिफिक में तो पूरा एक रिंग ऑफ फायर है जहाँ पे फॉल्ट्स भी हैं, और ज्यादातर कई कई जगहों पे उसके साथ ही साथ वोल्केनोज भी हैं। जी तो वोल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल प्रक्रिया है, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जी उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जीव जंतुओं पे, खास करके कि जो ज्वालामुखी पृथ्वी के ऊपर है, समुद्र के नीचे नहीं है परंतु पृथ्वी पे है। और अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया में कई ज्वालामुखी फटे हैं, तो उससे इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा निकलती है कि और गैसेस निकलते हैं तरह तरह के, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। जी तो जो आपने सुना होगा एसिड रेन्स वगैरह के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट पे, यानी पृथ्वी के अंदरूनी प्रक्रिया से क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ता है, जी और क्लाइमेट की वजह से पृथ्वी के अंदरूनी प्रक्रियाओं पे प्रभाव पड़ता है। जी मेरा ऐसा मानना है।